नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र आकोदिया स्वागत करता हूं आप सभी का एएसएल परिवार के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमारा क्लास नंबर 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में हम उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इस क्लास को लाने का पर्पज बेसिक ये है कि एक तो ये क्लास आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगी, क्योंकि पूरा के पूरा आप चैप्टर का रिविजन एक क्लास में कर पाओगे। कंप्लीट थ्योरी हम इसमें एक बार देखेंगे, प्लस उसके साथ में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या हम यह बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को करने के बाद बाकी क्वेश्चंस करना आपके लिए इजी है, उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस कुछ विद्यार्थियों ने एक दो डाउट पूछे थे, उनको भी हम इसमें एक बार एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके पास उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा डाउट हुए तो हम एक अलग से क्लास ले लेंगे, अगर कम डाउट हुए कमेंट पे ही उसको रिजॉल्व कर पाए तो वहीं पे उसका रेजोल्यूशन कर देंगे। ठीक है। और दूसरा बात एक ये है कि किसी भी बुक का पहला चैप्टर नॉर्मली संख्या से ही रिलेटेड होता है। क्लास 10th का आपका है वास्तविक संख्याएं, और वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण अपने आप में थोड़ी ज़्यादा एफर्ट्स मांगता है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। स्पेशली आपका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वगैरह है, या फिर आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, इनको अगर आप एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार रिवाइज करोगे, उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, क्वेश्चंस को आप एक नए नजरिए से भी देख पाओगे। ठीक है, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर किया था इस क्लास के अंदर वो था आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमारी क्या बोलती है कि अगर आपको दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हुए हैं तो उन दो धनात्मक पूर्णांक के लिए हमें दो पूर्णांक Q और R भी इस प्रकार से मिलेंगे। अगर दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए हुए हैं तो दो धनात्मक पूर्णांक Q और R भी इस प्रकार से मिलेंगे कि A बराबर BQ प्लस R होगा, जहां पे R का मान 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये हमारी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये क्या बोलना चाहती है? सपोज करो आप कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे हमने 17 लिया, करेक्ट है, और 17 में मैंने 3 से भाग दिया। मैंने दो संख्याएं ले ली हैं, एक 17 है एक 3 है। इसको मैं बोल सकता हूं आपका A, और इसको मैं बोल सकता हूं आपका B। अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो ये 5 बार जाएगा, 5 तिया 15 आएगा, 2 का आपका शेषफल बचेगा। तो ये जो है ये मेरा हो गया Q और ये मेरा हो गया R। अगर 15 में मैंने 3 का भाग दिया, मेरा भागफल 5 आ गया, शेषफल मेरा 2 आ गया। अब क्या मैं 17 को इस तरह से लिख सकता हूं, 3 गुणा 5 प्लस 2? क्या मैं 17 को इस तरह से लिख सकता हूं? क्या होगा, 5 या 15, उसमें 2 जोड़ोगे आपको 17 मिल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि भाज्य बराबर आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको याद हो क्लास नंबर 9th में आपने इस तरह का बहुपद वाले चैप्टर में कुछ इस तरह का पढ़ा होगा। तो इसका बोलने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास दो संख्याएं a और b, अगर मेरे पास दो संख्याएं a और b दी हुई हैं तो उन दो संख्याओं के लिए, दो संख्या मतलब दो धनात्मक संख्याएं a और b दी हुई हैं, धनात्मक पूर्णांक, तो उनके लिए मुझे दो पूर्णांक और मिलेंगे q और r। ठीक है, और वो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए मुझे दो पूर्णांक q और r भी मिलेंगे जो मुझे इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसके साथ ही r जो होगा, r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b से छोटा होगा। मतलब मेरा जो शेषफल मिलेगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। इस केस में भी देखो, भाजक है आपका 3 और शेषफल है आपका 2, तो हमेशा मेरा शेषफल मेरे भाजक से छोटा होगा। इसको हम बोलते हैं भाज्य। अगर मैं इसमें यहां भी लिखना चाहूं, देखिए ये तो है आपका भाज्य, ये आपका हो गया भागफल,
ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका हो गया भाजक। ठीक है, नॉर्मल हम जो भाग आज तक देते हुए आए हैं, जिस भाग की प्रक्रिया को हम फॉलो करते हैं छोटी क्लासेस से, सेम वही बात है, पर उसको थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइज वे में यूक्लिड ने बोला था, और ये आपका एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से हम इसको जानते हैं। अब ये तो बात ये हो गई कि हम ए को बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, पर इसको लिखने से फायदा क्या हुआ? इसके जो अनुप्रयोग हैं वो बड़े हमारे काम के हैं। तो एक अनुप्रयोग तो ये है कि ये हमारे संख्याओं के विश्लेषण में काम आता है। आप विश्लेषण कैसे कर सकते हो? कुछ इस तरह से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि अगर कोई हम सम संख्या उठाएंगे, सम पूर्णांक उठाएंगे, तो एक स्पेसिफिक नेचर का ही होगा। अगर हम विषम पूर्णांक उठाएंगे तो उनका जो फॉर्मेट होगा वो अलग तरीके का होगा। अगर मैंने किसी संख्या का वर्ग किया है तो उसका फॉर्मेट एक अलग तरीके का होगा, और किसी संख्या का अगर मैंने घन किया है तो उसका फॉर्मेट एक अलग होगा। इन सब चीजों को, अपने आप में कॉम्प्लिकेट चीजों को समझने के लिए ये प्रमेयिका हमारे बहुत काम आती है। तो इससे हमने सबसे पहले क्या काम लिया, जो वास्तविक संख्याएं हमारे पास थी उन्हीं को एनालाइज करना स्टार्ट किया कि मैं वास्तविक संख्याओं में क्या क्या पता लगा सकता हूं। क्या मैं कोई ऐसा तरीका बना सकता हूं कि मैं बोलूं अगर कोई पूर्ण संख्या है तो उसको ये एक विशेषता को फॉलो करना पड़ेगा, अगर कोई घन संख्या है तो इसको इस विशेषता को फॉलो करना पड़ेगा, अगर इस रूप में नहीं आ रही है तो घन संख्या नहीं हो सकती, अगर कोई विषम संख्या है तो इसको इस विशेषता को फॉलो करना पड़ेगा, अगर इस गुण का पालन ये संख्या नहीं करेगी तो ये विषम नहीं होगी। इस तरह की चीजों को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हमने इसका यूज में लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 4q+1 और 4q+3 की शक्ल का ही होता है। क्या लिखा है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक हमेशा 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है? आप दुनिया का कोई भी विषम नंबर उठा के देख लो, ठीक है, दुनिया का कोई भी विषम पूर्णांक उठा के देख लो, उसको इस फॉर्मेट में आना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो विषम नंबर नहीं होगा। ये सवाल आपका ये बोलना चाह रहा है, और हमको ये सिद्ध करना है कि हम दुनिया का कोई भी विषम पूर्णांक उठा के अगर देखेंगे तो उसको इस रूप में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर वो इस रूप में कन्वर्ट नहीं हुआ तो वो विषम पूर्णांक नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको हल करता हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट का यही डाउट था, ये वाला क्वेश्चन और इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और आप मतलब आपके कंसंट्रेशन लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा, अदरवाइज ये वास्तविक संख्या का विश्लेषण है थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा। ठीक है, तो मेरी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलती है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, करेक्ट है। और जो आर है, आर का मान हमेशा बी से छोटा होगा, जीरो या जीरो के बराबर होगा, जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। ये मेरी प्रमेयिका है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, माना ए तो एक पूर्णांक है, ये माना, इसका मतलब क्या हुआ, ए दुनिया का कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक भी मान लो। उन्होंने बोला है धनात्मक पूर्णांक आपको चाहिए, करेक्ट है। क्या माना है हमने, ए दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, किसी भी, उसको कोई भी वैल्यू ले सकता है। ए आपका एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, उसकी मर्जी पड़े वो नंबर ए आपका ले लेगा। ठीक है, और बी का मान मैंने मान लिया 4। बी का मान मैंने 4 क्यों माना? क्योंकि मुझे जो सिद्ध करना है उसमें मेरे को 4 साफ साफ दिख रहा है, इसलिए मैंने बी को 4 माना है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं के लिए, ए और बी के लिए, मतलब ए और 4 के लिए, मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, ए बराबर बी का मान क्या है, 4। तो यहां मैंने 4 लिख दिया, यहां मैंने क्यू लिख दिया, यहां मैंने आर लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन? सिंपल बी का मान पुट किया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, और यहां क्या लिखा हुआ था मेरे पास कि ये जो मेरा आर है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा पर बी से छोटा होगा, और अब बी का मान क्या है, ये 4 है। तो अगर ये विभाजन प्रमेयिका को मैं इन दो नंबर
a और 4 के लिए अगर अप्लाई करता हूं तो मुझे ये चीज मिलेगी। परफेक्ट। अब देखिए, अगर मुझे इस कंडीशन को संतुष्ट करना है कि r का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा पर 4 से छोटा होगा, तो ये किन किन मान के लिए संतुष्ट कर सकता है? क्या मैं बोल सकता हूँ 0 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी? 0 का मान, r का मान 0 होगा तो बराबर है, ठीक है। r का मान अगर मैं 1 लिखूंगा तो भी मैं बोल सकता हूँ कि कंडीशन आपकी संतुष्ट हो रही है, क्योंकि r का मान एक जो है वो 0 से बड़ा है पर 4 से छोटा है। अगर मैंने r को 2 लिखा तब भी मेरी कंडीशन संतुष्ट हो रही है, क्योंकि 2 जो है वो 0 से बड़ा है पर 4 से छोटा है। और मैंने r को 3 लिखा तब भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि 3 का जो मान है वो 0 से तो बड़ा है पर 4 से छोटा है। अब अगर मैंने r के मान को 4 लिखा है तो क्या इस कंडीशन को ये संतुष्ट करेगा? हमने क्या बोला कि r का मान 4 से छोटा होना चाहिए, 4 नहीं हो सकता। तो हम r को कभी भी 4 नहीं ले सकते, क्योंकि r के मान को हमेशा 4 से कम होना पड़ेगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत? हम यहाँ तक आ चुके हैं। परफेक्ट। कोई दिक्कत है तो मुझे अभी कमेंट कर दो आप कि यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है। अब क्या करना है मेरे को? अब मुझे ये करना है कि इन r के मान को इधर में रखता चलूंगा। ये आपका a आ गया, ये आपका 4q है, और पहली बार r का मान क्या है? 0। ये आपका a हो गया, ये आपका 4q हो गया। दूसरा r का मान क्या है? 1। ये आपका a हो गया। तीसरे r का मान क्या है? 2। और चौथे r का मान क्या है? 3। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं किया है हमने, दो संख्या a और b ली है, b के मान को 4 रख दिया है, 4 को रखते ही विभाजन प्रमेयिका लगाई। जैसे ही मैं b को 4 लूंगा, r के कुछ स्पेसिफिक मान ही मेरे पास आएंगे। r के मान 0, 1, 2, 3 ये 4 मान ही आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि b का मान 4 है तो r को हमेशा 4 से छोटा होना पड़ेगा। इन चारों मान को मैंने इसमें रख दिया है, तो आपको ये 4 संख्या प्राप्त हो गई हैं। अब इन समझिए कि इन 4 संख्याओं से क्या मतलब है। इन 4 संख्याओं से ये मतलब है कि हमने a को जो माना था वो यह माना था कि a दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। a हमने क्या लिया था? a दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। तो अगर a दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है तो उसको इनके बराबर ही होना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा के देख लो, उसमें 4 का भाग दे दो, उसको इसी रूप का आना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता कि इस रूप के अलावा चला जाए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा के देख लो, उसमें आप 4 का भाग दो, उसको ऐसा बनना ही पड़ेगा। ऐसा कोई धनात्मक पूर्णांक आपको दुनिया में नहीं मिलेगा जिसमें आप 4 का भाग दो और इसकी अलग शक्ल का वो बन जाए। उदाहरण ले लो आप। उदाहरण क्या आ गया आपका? चलो मैंने लिया 40। परफेक्ट। एक नंबर लिया 40 मैंने, और 40 में जब मैंने चार, यहाँ लिखता हूं इसको, ये नंबर मैंने 40 लिया, 40 में मैंने 4 का भाग दिया, 10 बार गया, ये 40 हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो मैं 40 को क्या लिख सकता हूं? 40 बराबर 4 गुणा 10 प्लस 0। इनमें से किस रूप का हो गया ये हो गया आपका इस तरह का, कि जिसमें r का मान 0 आ गया। तो कोई बात नहीं, परफेक्ट है। अगर मैं इसी की जगह नंबर लेता हूं 41, इसमें मैंने अगर मान लो 4 का भाग दिया तो 10 बार गया, 40 हो गया, एक बचा। तो मैं 41 को क्या लिखूंगा? 4 गुणा 10 प्लस 1। इसी तरह से 42 को क्या लिखूंगा? 4 गुणा 10 प्लस 2। और 43 को क्या लिखूंगा? 4 गुणा 10 प्लस 3। और 44 को क्या लिखूंगा? 4 गुणा 10 प्लस 4। कैसे लिख सकता हूं? क्या 44 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं? अगर आपने इस तरह से 44 को लिख दिया तो आप बोल पाओगे सर यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का गलत है, ये तो इसी रूप का आना चाहिए था, यहाँ तो r का मान 4 आ गया, आप तो गलत बता रहे हो हमको। ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रमेय का ही गलत है अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो। पर अगर सोचो, अगर मैं 44 में 4 का भाग दूंगा तो वो 11 बार जाएगा और यहाँ मुझे मिलेगा 0। तो मुझे क्या बदलना पड़ेगा इसमें?
इसमें मुझे 10 को बदलना पड़ेगा, इसमें मुझे 10 को बदलना पड़ेगा और यहाँ लिखूंगा 4 की घात 11 प्लस 0। और जब 45 आएगा तो क्या होगा, 4 गुणा 11 प्लस 1। और जब 46 आएगा तो 4 गुणा 11 प्लस 2। और 47 को लिखूंगा 4 गुणा 11 प्लस 3। ठीक है, तो क्या मैं यह बोल सकता हूं कि आप कोई भी नंबर उठा लो दुनिया का, कोई भी धनात्मक पूर्णांक उठा लो, उसको इस शक्ल का ही होना पड़ेगा, इसकी शक्ल का, इसके अलावा वो नहीं हो सकता। इन चार प्रमेय का ये मतलब है, इन चार थ्योरम, ये चार इक्वेशन जो आपके सामने लिखी हुई हैं, इनका यह मतलब है कि कोई भी नंबर ए के लिए अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो मुझे ऐसा ही मिलेगा, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं मिल पाएगा। ये बात है आपकी, इतनी बड़ी बात आप इतनी आसान प्रमेय से बोल सकते हो। इसको मैं मिटा रहा हूं, ये आपके एग्जाम के काम का नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। कोई डाउट यहां तक? और अगर डाउट रहा है तो दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करो और वापस से सोचो। ए बी को लेके मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मुझे ये देखना है कि कौन इसमें से विषम होगा, कौन इसमें से सम होगा। सम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग जाता हो। विषम संख्या क्या होती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता हो। तो 4 क्यू में दो का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है? 4 क्यू में अगर मैं दो का भाग दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 क्यू। भाग पूरा पूरा चला गया, तो ये क्या हो गया, सम। ठीक है। और अगर 4 क्यू प्लस 1 में मैं दो का भाग दूंगा तो क्या मिलेगा, 2 क्यू प्लस 1/2, मतलब भाग नहीं गया, तो ये क्या हो गया। ठीक है। अगर 4 क्यू प्लस 2 में मैं दो का भाग दूंगा मुझे क्या मिलेगा, 2 क्यू प्लस 1, भाग चला गया, तो ये क्या हो गया, सम। और ये क्या हो गया, विषम। समझे मेरी बात को? ठीक है। अगर ये ऐसा हो गया है तो दुनिया का हर धनात्मक पूर्णांक जो विषम है उसको इस शक्ल का ही होना पड़ेगा। दुनिया का हर धनात्मक पूर्णांक जो विषम है उसको 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 की शक्ल का ही होना पड़ेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट है? उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे इस चीज को। अगर आपको चेक करना है, आप 4-5 विषम नंबर उठा के देखना, 4 का भाग देना, उनका शेषफल या तो 1 बचेगा या उनका शेषफल 3 बचेगा, इसके अलावा कोई शेषफल नहीं बच सकता। और अगर आपको ऐसी विषम संख्या मिल जाती है तो कृपया करके आप मुझे बता देना, ताकि हम भी देख पाए कि यूक्लिड भाई साहब हमारे गलत कैसे हो सकते हैं। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन पे अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का रीजन यही था कि ये क्वेश्चन आपको आसान लगे। इन दो में ही आपको दिक्कत थी, इसके बाद हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर हमको कवर करना है। चलो लगाओ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या बोलती है, आपको ये बोलती है। कोई दिक्कत? यही बोलती है मेरे को। अब इसमें क्या करना है, सवाल आपका क्या बोल रहा है? सवाल आपका ये बोल रहा है कि दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, अगर इसमें उसका घन करता हूं, अगर मैंने उसको 3 बार गुना कर दिया तो उसको इस शक्ल में ही आना पड़ेगा। तो उसको 9m या 9m+1 या 9m+8 का ही होना पड़ेगा। ठीक है। ये हम वास्तविक संख्याओं का विश्लेषण करने जा रहे हैं कि अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक में लेता हूं और उसका मैं घन कर देता हूं तो घन करने के बाद मुझे या तो ये रूप मिलेगा या ये रूप मिलेगा या ये रूप मिलेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर उस संख्या, जिसका किसी भी संख्या का मैंने घन कर दिया, उसमें मैं अगर 9 का भाग दूंगा तो या तो भाग पूरा पूरा जाएगा, या आपका शेषफल 1 बचेगा, या आपका शेषफल 8 बचेगा। किसी भी संख्या के घन में 9 का भाग देने के अलावा ये तीन ही शेषफल बचेंगे, 0, 1 और 8। इसके अलावा कोई शेषफल अगर नहीं बचेगा और शेषफल बच गया तो वो संख्या वो नंबर जो आपको दिया हुआ है वो किसी संख्या का घन नहीं हो सकता।
ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको हल करने के लिए। माना ए तो आपका धनात्मक पूर्णांक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ए तो लिखा ही नहीं। माना ए आपका धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब आप ये बोलोगे सर इस केस में b बराबर 9 लेना चाहिए था क्योंकि हमें 9 की शक्ल का आ रहा है। अगर आप b बराबर 9 ले लोगे तो आपके टोटल 9 केस बन जाएंगे। 8 जीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 8 भी होगा, और फिर उन सबका आपको क्यूब करना पड़ेगा। पर 3 से भी आपका काम चल जाएगा, 3 से भी इस फॉर्म में आप ले पाओगे, इसलिए 3 लिया है। ए को धनात्मक पूर्णांक ले लिया और बी को हमने 3 मान लिया। इसको प्रमेयिका को लगाऊंगा तो क्या मिलेगा, ए बराबर बी का मान कितना है 3, 3q प्लस आर, और इस आर का मान क्या होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इस इक्वेशन के हिसाब से आर अपनी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि ये इस चीज को हमको सेटिस्फाई करना है कि आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और आर को 3 से छोटा भी होना पड़ेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए आर कौन कौन से मान ले सकता है, जल्दी से बताइए। देखिए आर क्या मान लेगा आपका, आर एक तो लेगा 0, आर एक लेगा 1, आर एक लेगा 2। क्या मैंने कुछ गलत लिख दिया, चौथा वाला कुछ गलत लिखा, सही लिखा। क्या आर 3 हो सकता है, आर 3 नहीं हो सकता सर, क्योंकि 3 का तो हमने भाग दिया है और कभी भी शेषफल भाजक के बराबर नहीं हो सकता। तो आप कृपया करके इसको यहां से हटा दीजिए। करेक्ट। जब आर 0 होगा तो ए क्या होगा, 3q प्लस 0। जब आर 1 होगा तो ए क्या होगा, 3q प्लस 1। और जब आर का मान 2 होगा तो ये क्या होगा, 3q प्लस 2। परफेक्ट। ये समीकरण मुझे क्या बता रहे हैं, ये जो तीनों समीकरण हैं आपके, ये मुझे यह बता रहे हैं कि आप दुनिया का कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, उसमें आप 3 का भाग दे दो, तो या तो शेषफल 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा। इसके अलावा शेषफल आपको मिलेगा नहीं, और आपको शेषफल अगर मिल जाए तो यूक्लिड भाई साहब को बोल देना कि सर जो प्रमेयिका आप देके चले गए वो गलत थी, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी ये बोलती है। करेक्ट। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है वो, कि ये बोल रहा है कि अगर धनात्मक पूर्णांक का मैं घन करता हूं, ठीक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो गए मेरे और ये दुनिया के सारे धनात्मक पूर्णांक है। अगर मैं इनका घन करता हूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए, ये हमको पूछना चाह रहा है। तो हम नंबर आपके ले लेते हैं इस पे। ए क्या है, एक तो आपका है 3q, ठीक है, 3 नंबर थे आपके, एक पे शायद होगा नहीं अपने से, और एक हो गया आपका ए है ए बराबर 3q प्लस 1, और एक ए है आपका 3q प्लस 2। यही 3 नंबर थे, देख लीजिए अच्छे से, आपके यही 3 नंबर थे। 3q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये नंबर आ गए। अब इनका हमको घन करना है। घन करना मतलब इधर भी घात 3 लगा दी, इधर भी घात 3 लगा दी। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 3 की घात 3 q की घात 3। अरे बोलो, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। अगर 3 की घात 3 होगा मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 27 q की घात 3। कोई दिक्कत। अब समझिए, सवाल मेरा क्या बोल रहा है कि मुझे 9 कॉमन होना चाहिए, फिर कोई एक संख्या m आ सकती है। ठीक है, तो अब इसमें से मैं 9 कॉमन लेता हूं, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। 9 को क्यों कॉमन लिया मैंने, क्योंकि मेरा सवाल मेरे से बोल रहा है ऐसा।
और माना q मेरा एक धनात्मक पूर्णांक है, q का मैं घन करूंगा तो भी एक धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और उस घन को 3 से गुणा करूंगा तब भी एक धनात्मक पूर्णांक ही मुझे मिलेगा। तो इसको मैंने माना m के बराबर मान लिया है, और m का अगर मैं मान रखता हूं तो मुझे मिलेगा ये। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के सारे धनात्मक पूर्णांक जिनमें 3 का भाग देने पर शेषफल 0 आता है, या दुनिया के सारे धनात्मक पूर्णांक जो 3 से भाग जिनमें जाता हो या 3 के जो गुणज हो, उनका जब हम क्यूब करते हैं तो आपको जो संख्या मिलती है उसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचता। ये आपका पहला वाला केस बता रहा है। ठीक है, अब दूसरे केस पे हम आते हैं। दूसरा केस आपका क्या है, ए की घात 3q+1 है, इसका हम घन करते हैं। इधर भी घन कर दिया, इधर भी मैंने घन कर दिया। करेक्ट। अगर आपने इसको अलग अलग मत कर देना भाई लोगों, इसको ऐसे मत कर देना कि 3q का घन ऐसे हो गया और 1 का घन ऐसे हो गया। करेक्ट है, वो एक साथ लिखा हुआ है, पूरे नंबर पे ब्रैकेट लग के घन होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए की घात ए प्लस बी की घात अगर 3 हो, यहीं लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी की घात अगर 3 हो तो हमारा होता है ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। ये हम ऑलरेडी क्लास नंबर 9 में पढ़ चुके हैं आपके बहुपद वाले में। इसमें वैल्यू पुट करते जाइए। ठीक है, तो इधर तो आपका ए क्यूब आई गया ऐसे कैसे ही, ये इसका मान क्या है ए, तो 3q का घन, बी का मान क्या है 1, इसका घन, ये 3 हो गया आपका 3q, और बी हो गया 1, और यहाँ क्या हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत, ये भाई ए है, इस फॉर्मूले में मैंने इसको तो ए माना है, और इसको मैंने जो 1 लिखा हुआ है आपका, इस 1 को मैंने मान लिया है बी, और यहाँ मान रख दिया है ए क्यूब 3q का घन बी 1, इसके मान पुट कर दिए। इसको मेरे को सॉल्व करना है। 3 की घात 3 क्या आएगा 27, और ये हो जाएगा q का घन। 1 की घात 3 क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 9q 3q+1, ये क्या हुआ 27, इसको इधर अंदर गुणा किया, मोतिया 27, इतना सॉल्व हमने कर लिया है, यहां तक कोई दिक्कत, इतना सॉल्व हमने कर लिया है। अब मेरा सवाल क्या पूछ रहा है मेरे से कि किसी भी संख्या के घन में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो मेरा जो शेषफल बचेगा या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा या 8 बचेगा, तो मुझे इसको 9 की शक्ल में लाना है। तो क्या मैं यहाँ से कुछ 9 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 9 कॉमन लिया तो समझे नहीं समझे, इसमें से 1 2 3 पद में से मैंने 9 को कॉमन ले लिया है, और आप देखिए क्या मैं ऐसा मान सकता हूं, माना इस पूरे के पूरे का मान मैंने m मान लिया है, और हम यहां से अब यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं m का मान इसमें रख देता हूं, इस पूरे को मैंने m मान लिया है। m क्यों माना है कि q जो है आपका एक पूर्णांक है, तो उसका घन भी पूर्णांक होगा, स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, खुद q भी पूर्णांक हो गया, किसी से भी गुना कर लो, उनको जोड़ दो, आपको अल्टीमेटली पूर्णांक ही मिलेगा।
तो ये सारी की सारी संख्या आपकी एक पूर्णांक की मिलेगी, क्योंकि पूर्णांक के ऊपर आपका जोड़ और क्या कहते हैं गुणा भाग ये सभी के सभी समव्रत होते हैं, पूर्णांक पे लगाओगे वापस पूर्णांक ही आपको मिलेगा। ये मेरा पूर्णांक m आ गया, इसको मैंने m लिख दिया, और ये मेरा 1 आ गया। ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से मुझे फायदा क्या हुआ? ऐसा करने से मुझे फायदा ये हुआ कि मैं इसमें यह बोल सकता हूं कि सर किसी भी संख्या के घन में अगर मैं 9 का भाग दूंगा तो उसका शेषफल 1 बचेगा, अगर वो इस तरह का होगा तो। अगर ऐसी संख्या आपने ली है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसके घन में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर आपने ऐसी संख्या ली है कि जिसमें 3 का भाग देने पे एक शेषफल बच रहा है तो उसके घन में 9 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा। अब तीसरी तरह की संख्या भी हम ले लेते हैं। तीसरी तरह की संख्या है a बराबर 3q+2। मतलब ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग देने पर 2 आपका शेषफल बच रहा है। इसका जब मैं घन करूंगा तो क्या होगा? ये हो गया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि a+b का अगर मैं घन करता हूं तो मुझे मिलता है a का घन प्लस b का घन करेक्ट। वैल्यू में पुट करता चलता हूं। अब यहां तो आपका a³ आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 3 की घात 3 27 आएगा, ये आपकी q की घात 3 आ गया, ये 2 की घात 3 आपका 8 हो गया। इसको गुणा करूंगा तो 3 3 9 2 दूनी 18, मतलब ये आ गया आपका 3 9 27, 27 गुणा 2 q²। इसको अंदर गुणा किया तो 9 गुणा 4 गुणा q, ठीक है। ये 3 3 3 27 हो गया, 2 से गुणा करके q² हो गया। अब मुझे क्या करना है? एक तो यहाँ मुझे 8 दिख रहा है और मेरे क्वेश्चन में 8 लिखा हुआ था, तो 8 को सबसे पहले मैं अलग कर देता हूँ। पहला काम तो क्या किया मैंने, इस 8 को अलग कर दिया। अब बच्चे कुचे को लिख देते हैं। ठीक है, 8 को भी पास में लिख दो। अब देखो, क्या इन सब में से मैं 9 बाहर निकाल सकता हूँ? कोई दिक्कत? इन 3 स्टेप में से मैंने 9 को बाहर निकाल लिया है, ये संख्या आ गई। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये m के बराबर है? माना ठीक है। इसको अगर मैंने ये मान लिया है तो ये मेरे पास आ गया 9m+8। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या देखा? हमने इस क्वेश्चन से ये देखा कि आप दुनिया का कोई भी वास्तविक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, उसका आप घन कर लीजिए, उस घन में अगर आप 9 का भाग दोगे तो या तो आपको शेषफल मिलेगा 0, या आपको शेषफल मिलेगा 1, या शेषफल मिलेगा 8। और इसी को मैं लिख सकता हूं कि या तो वो इस रूप का होगा, या वो इस रूप का होगा, या वो इस रूप का होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम लोगों का यही डाउट था, इसलिए मैंने इस पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है। अब हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है दो संख्याओं को एचसीएफ निकालने के लिए। इसको हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, एचसीएफ हम किस तरह से निकालते हैं। दो संख्या आपको दे रखी है, सबसे पहले पता करना है दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या का भाग दे दो और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आगे चलाते जाओ। कैसे चलेगी देखो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं, फर्स्ट वाला 867, और दूसरा क्या है 255।
दोनों में बड़ी कौन सी है? ये बड़ी है। क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। ठीक है, ये गया 3 बार, 15 हासिल लगी 1, 16, 6 और 1 7। क्या बचा? 2 0 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 867 में भाग दिया 255 का, भागफल आया आपका 3, शेषफल आया आपका 102। इसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका भाजक था, उसको तो आपको भाज्य बना देना है, और जो शेषफल था उसको भाजक बना देना है। और एक करोगे कैसे? सिंपल सा काम कर दो कि जो भाजक था उसको तो भाज्य बनाना है, तो उसको तो यहाँ डाल दिया, और जो शेषफल था उसको आपको भाजक बनाना है, इसको यहाँ डाल दिया, भाग दे दो। ये आपका 2 बार गया, 204 आया, 1 51 आ गया। ऐसे कैसे? इसको यहाँ लिख दो, 102 को 2 से गुणा किया तो आपका 51 शेषफल बच गया। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा जो अभी का भाजक था उसको तो आप बना दोगे भाज्य, और जो शेषफल था उसको बना दोगे भाजक। कैसे बनाओगे? 102 को उठाओ यहाँ से और यहाँ डाल दो। ठीक है, 102 को उठाओ और यहाँ डाल दो, शेषफल अपने आप भाजक बन ही गया। ये 2 बार जाएगा, 102 आ गया। जिस स्टेप पे आपका शेषफल 0 आ जाए वहीं आपको रुक जाना है। जिस स्टेप पे आपका शेषफल 0 आ जाए वहीं आपके रुक जाना है। और उस कंडीशन का जो भाजक होगा, वही आपका, ठीक है, जिस स्टेप पे आपका शेषफल 0 आ गया वहीं आपको रुक जाना है। उस कंडीशन का जो भाजक होगा वही आपका एचसीएफ है। ये इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका रफ वर्क है जो आपको साइड में करने पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी मदद करेगा। करना क्या है आपको? जो आपका भाजक था उसको भाज्य बना देना है, शेषफल को आपको भाजक बना देना है। करोगे कैसे? ये जो आपका भाजक है उसको तो भाज्य में डाल दो और आपका शेषफल अपने आप भाजक बन ही गया। बस इसको एक एक स्टेप आगे चलते जाओ। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, 455 और 42। 455 और 42, तो देखो 455 और 42 में से कौन सा बड़ा है? 455 बड़ा है, तो 455 में 42 का आपको भाग देना है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं और सिंपल सा प्रोसेस है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं रहा हूं। ठीक है, ये आपने एक बार दिया 42, 3 5 उतारा, नहीं आया 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 42 गुना 10 प्लस 35। ऐसा क्यों लिखा? हम पढ़ते हैं हमेशा से कि भाज्य जो है वो भाजक और भागफल का गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी यही काम करेगी। अब क्या करना है? भाजक को भाज्य बना दो और शेषफल को यहाँ पे ले आओ। करोगे कैसे? 42 को उठा के यहाँ पे डालो, एक बार भाग गया, 35 चला गया, 7 आपका बच गया। ठीक है, एक बार भाग गया प्लस 7 आपका बच गया। शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, तो इस स्टेप को आप आगे वापस फॉरवर्ड करो। इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। करोगे कैसे? 5 बार भाग गया, 35 आया, 0 आ गया। जिस स्थिति में आपका शेषफल 0 आ जाता है, जिस स्थिति में आपका शेषफल 0 आ जाता है, उस स्थिति का जो भाजक है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। जिस स्थिति में आपका शेषफल 0 आ जाता है, उस स्थिति का जो भाजक है वही आपका एचसीएफ कहलाएगा। करेक्ट, उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम हमारा टॉपिक लेते हैं अब, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपको यह बोलती है कि कोई भी भाज्य संख्या अगर आपको दे रखी है, उस भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो, और इसके अलावा किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हो। इसके अलावा वो जो गुणनखंड मिला है वो यूनिक होगा, वो अद्वितीय होगा, उस जैसा कोई नहीं हो सकता। शर्त यह है कि उनका जो क्रम है उसको आप नजरअंदाज कर दो। ठीक है,
क्या बोला? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने के प्रोसेस को अपन बोलते हैं गुणनखंडित करना। किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसका मतलब समझो क्या है। कोई संख्या मैंने उठाई 24, ठीक है, 24 के आप करते हैं अभाज्य गुणनखंड, ये आपको करना आता है। 2 का भाग दिया 12 चला गया, 2 का भाग दिया 6 बार चला गया, 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 का भाग दिया 1 बार गया। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वो यह बोलती है कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी आपकी भाज्य संख्या होगी, उस भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। 2 आपका भाज्य है, 3 आपका भाज्य है, ठीक है। 24 क्या है? 24 आपकी एक भाज्य संख्या है और 2 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। 3 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। करेक्ट। तो एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हो। यह गुणनखंड अद्वितीय होगा, यह गुणनखंड यूनिक होगा। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप 2 की घात 3 गुणा 3 लिखा हुआ है, और अगर 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 लिखा हुआ है, ये एक ही मतलब है। मतलब गुणनखंड का अगर क्रम आप बदल दोगे तो क्रम के बदलाव को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। अगर उसको आप नजरअंदाज कर दोगे तो ये गुणनखंडन अद्वितीय होगा। मतलब एक संख्याओं के अलग अलग 2 गुणनखंड आपको प्राप्त नहीं हो सकते। ये हमारी प्रमेय है। इस प्रमेय का जो उपयोग है, एक तो सिंपल आपका जो गुणनखंड हम जैसे करते हुए आए वो हम कर सकते हैं। जैसे एक संख्या आपको दे रखी है 3825, इसका गुणनखंड मेरे को करना है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 8 3 11, 11 और 13 18, इसके अंकों का योग 18 है, तो 3 का भाग जाएगा। एक बार गया, 3 दूनी 6 2 बार गया, 7 या 21 एक बार गया, और 5 बार गया। अभी देखो अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 3 और 12 15, अभी भी 3 का भाग जाएगा। 4 बार गया, 2 बार गया और 5 बार गया। 6 और 5 11, अब 3 का भाग नहीं जाएगा। 5 का दिया मैंने तो आपका 8 बार गया और 5 बार गया। फिर 5 का भाग दिया, 1 बार गया, 17 पंजे 85, ठीक है, 17 बार चला गया और 1 17 हो गया आपका। तो 3825 जो है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17। करेक्ट। तो एक तो इसका जो उपयोग है वो ये है कि कोई भी संख्या दे रखी है उसे हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। कैसे आपको करना है ये हम काफी टाइम से करते आ रहे हैं। सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करो, ये विषम संख्या 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर मैंने 3 का देखा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य है तो 3 का भाग चला जाएगा, फिर 5 का चला गया, फिर 17 का चला गया, हमें अभाज्य गुणनखंड मिल गए। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि कोई आपको बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, ठीक है, कोई आपको बहुत बड़ी संख्या ऐसे दी हुई है, मानो 6 की घात 1400, ऐसा कुछ नंबर लिखा हुआ है। ऐसी कोई संख्या आपको दे दी, तो अब ये पूछना चाह रहा है हमसे कि अब ये बताओ कि इसको जब हम विस्तार करेंगे, इस संख्या को जब हम पूरा खोलेंगे, तो क्या उस संख्या के अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि कोई प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n, मतलब 6 के ऊपर आप कितनी भी घात लगा लो जो आपका मन करे, उसको जब आप प्रसार करोगे तो जो प्रसार होने के बाद जो संख्या आएगी, क्या उसके अंत में 0 आएगा या नहीं आएगा, ये हमको पता लगाना है। तो देखो इसका प्रोसेस क्या होता है कि 10 क्या है आपका, 10 है 2 गुणा 5, करेक्ट है, 10 2 गुणा 5 है। तो कोई भी संख्या अगर मैं लूंगा जो 0 से खत्म हो रही है, 0 से खत्म हो रही है मतलब वो 10 से गुणा हो रखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 10, करेक्ट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5। मतलब किसी भी संख्या को अगर मैं अभाज्य गुणनखंडन करता हूं उसका, और उस गुणनखंडन में मुझे एक तो 2 मिल गया और एक मुझे 5 मिल गया, अगर दो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं,
तो वो दोनों गुना करके एक 10 को जन्म देंगे, और 10 का मतलब क्या होगा, संख्या के अंत में 0 आ जाएगा। आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लो, आपको उसमें 1, 2 और 1, 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि हमारी जो ये 6 की घात n लिखा हुआ है, ये जो 6 की घात n जो हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें 2 और 5 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर मिल गए तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी, और नहीं मिले तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। इसको मैंने देखा, 6 का 2 गुणा 3 हो गया, इसकी घात n हो गई, ये 2 की घात n हो जाएगी, और 3 की घात n हो जाएगी। अब n का आप कितना ही बड़ा मान रख लो, आपके पास 5 तो है ही नहीं, और अगर 5 नहीं है तो आप उससे 2 से गुणा करके 0 बना ही नहीं पाओगे, तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है विद्यार्थियों, यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी उसका रीजन है कि इसके अंदर 1, 2 और 1, 5 नहीं है। 1, 5 की कमी होने के कारण यह संख्या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अगला इसका जो प्रयोग है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का, वो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ निकालने में काम आता है। कैसे निकालते हैं देखो, आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 96, एक संख्या है 404। सबसे पहला काम है उस संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। तो 96 का अगर मैं करने जाता हूं, 2 से भाग दिया, 48 आ गया। तो 96 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 2 की घात तो 5 हो गया, और ये वो आपका हो गया 3। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिया मैंने। दूसरी संख्या क्या है, 404। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 से गुण भाग दिया तो 101 अभाज्य संख्या होती है, तो ये मिलेगा 2 की घात 2 गुणा 101। करेक्ट, सबसे पहला काम है संख्या का अभाज्य गुणनखंडन आप कर लो। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद क्या होगा आपका, जो आपका एचसीएफ है, आपका एचसीएफ तो वो होगा कि जितने भी गुणनखंड दिए हुए हैं उन संख्याओं के गुणनखंडों में से जो कॉमन गुणनखंड है, या जो गुणनखंड उभयनिष्ठ है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या होगा, यहाँ तो है 2 और 3, और यहाँ क्या है 2 और 101। यहाँ क्या है, 2 और 101 है, तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा आपका, दोनों में से कॉमन आपका आ जाएगा 2, 2। दो गुणनखंड ऐसा है जो दोनों में पाया जाता है, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की हमको सबसे छोटी घात लेनी है। तो एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ दो की घात 6 है, 2 की घात 2 है। तो आप ही बताओ, 2 की घात 2 में और 2 की घात 5 में किस में घात छोटी है? बहुत सिंपल सा है, 2 की घात 2 में घात छोटी है, तो इसका एचसीएफ होगा 4। एलसीएम जो है, एलसीएम आपका होता है कि उन दोनों संख्याओं से संबंधित जितने भी गुणनखंड हैं, उन गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। संबंधित उन जितनी भी संख्याएं आपको 2 या 3 दी हुई हैं, उन संख्याओं में जितने भी गुणनखंड दिए हुए हैं,
उन सबकी सबसे बड़ी घात। तो देखो कौन कौन से गुणनखंड हैं, एक तो 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सबसे बड़ी घात कहाँ है, यहाँ पर है, तो क्या मिलेगा 2 की घात 5। फिर एक गुणनखंड 3 दिया हुआ है, ये केवल इसी में है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 1। अगला गुणनखंड आपका 101 दिया हुआ है, इसकी घात है 1। तो इसको हल करोगे तो 2 की घात 5 32 होता है, गुणा 3 गुणा 101, तो 3 से गुणा किया 6 बार 96 बार, उल्टा लिख देता हूँ एक बार, 101 गुणा 96, इसको गुणा किया, एक बार गया 6, 9 बचा 9 और 96, करेक्ट है, ये आपका एलसीएम आ गया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक या अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का दूसरा उपयोग आपके है कि संख्याओं की एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, उसको आवाज गुणनखंडित कर दो, कॉमन गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात एचसीएफ होगा, और सभी गुणनखंडों में जो सबसे बड़ी घात है उनको आप गुणा कर दोगे तो आपका एलसीएम निकल जाएगा। इसके बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें सिर्फ आपको यह पहचानना होता है कि किस में मेरे को एचसीएफ निकालना है और किस में एलसीएम निकालना है। एचसीएफ आपका क्या होगा, एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका उन दोनों संख्याओं में भाग जाता है, यह एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनको उन दोनों संख्याओं में से अपन कॉमन निकाल सकते हैं। एलसीएम क्या होगा, देखो अगर दो संख्या आपको ऐसी दी हुई हैं, मानो एक तो 6 दिया हुआ है आपके पास और एक आपका 8 दिया हुआ है, करेक्ट है, तो एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका दोनों में भाग जाएगा, तो वो तो इनसे छोटी संख्या होगी, जैसे 2 आ गया, 2 का भाग इसमें भी चला गया और 2 का भाग इसमें भी चला गया। और एलसीएम क्या होता है, इनके ऊपर वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा, ठीक है, एचसीएफ इन दोनों संख्याओं से कम आएगा वह संख्या है जो दोनों में से कॉमन आ सकती है, एलसीएम इन दोनों से ऊपर आएगा वह संख्या है जो जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, करेक्ट है। तो अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 240 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, वह इनकी ऐसी डेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। एक तो संख्या समान रहनी है, दोनों में से बर्फियों की डेरियां बनानी है, एक अंक निकालना है जो दोनों में से बराबर हो, ठीक है। ये डेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे हैं, मतलब अगर उसकी ये परात है तो वो कम से कम जगह उसमें घेरनी चाहिए, तो अगर आपको परात में कम से कम जगह को घेरना है तो डेरियों को ज्यादा से ज्यादा लंबा करना पड़ेगा, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों में से कॉमन भी आ रही हो और दोनों में से सबसे बड़ी भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एचसीएफ। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर मैं 420 और 130 का एचसीएफ निकाल पाऊं, और वो कैसे निकालते हैं हम, बड़ी संख्या को लिया, छोटी संख्या से भाग दिया, और इसको लिख दो 103 गुणा, इसके बाद इसको मैं यहां लेके आ गया, इसको मैं यहां लेके आ गया, और हल कैसे करना है इसको, 130 को यहाँ पे उतार लो, 4 बार गया 120, आपका 10 बच गया, ये 4 गुना हुआ और ये 10 बच गया। इसके बाद क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे ले आओ, 10 को आप यहाँ पे ले आओ, और सॉल्व कैसे करना है, जहां शेषफल 0 हो जाए, जहां आपका शेषफल 0 हो जाए वही भाजक आपका एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, एचसीएफ आपका 10 आ गया, तो एक डेयरी में आपको 10 बर्फी रखनी पड़ेंगी, एक डेयरी में आपको 10 बर्फी रखनी पड़ेंगी, उस स्थिति में आपकी डेयरियां तो सबसे बड़ी हो जाएंगी, और डेयरियां सबसे बड़ी होने का मतलब है परात में कम से कम जगह वो घेरेंगी। अगला क्वेश्चन हमारा हम लेते हैं कि एक परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। देखो, एक तो समान संख्या वाले स्तंभ होने चाहिए और उन स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, समझे नहीं समझे,
समान नंबर होना चाहिए और उसकी अधिकतम उसका मान होना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका, अगर दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, उसमें से आपको कुछ बाहर निकालना, उसके टुकड़े करने हैं, सारे टुकड़े आपके बराबर होने चाहिए और टुकड़ा सबसे बड़े से बड़ा होना चाहिए। क्या होगा आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ अगर आप निकालोगे 616 का 32 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। निकालो, बड़ा 616 है, 32 से भाग दिया, कैसे देंगे भाग, 616 32, ये एक बार गया 32, ये आपके यहाँ 9 आ गया और ये 29 आ गया। ठीक है, करेक्ट है। अब जाएगा, इसको 6 को ले लो, 9 बार जाना चाहिए, 18 यहाँ से लगे, एक 27 और एक 28, परफेक्ट, ये आ गया आपका 8। ठीक है, तो क्या होगा, ये 19 हो गया और ये आपका 8 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, इसको यहाँ लेके आ जाओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ और सॉल्व कैसे करना है, 32 को यहाँ उतार दो, 8 चौकू 32, 32, ये 0 आ गया। ये रफ वर्क है आपका, एग्जाम में आपको ऐसे करना है। जब आपका शेषफल 0 आ जाए, जब आपका शेषफल 0 आ जाए, उस स्थिति का जो भाजक है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो ये 8 हो गया। ठीक है, ये आपका 8 हो गया है। तो जो अधिकतम संख्या होगी उन स्तंभों की, वो आपकी 8 होगी। दोनों संख्याओं को एचसीएफ हमको निकालना है। अगर इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में समझना है, तो जो क्लास वाले वीडियोस थे हमारे, जिसमें मैंने यह बताया था कि जब मैं इनको 8 टुकड़ों में बांट दूंगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, किस तरह से ये लोग अपना मार्च करेंगे, कितने बैंड वाले कितने होंगे, उनके पीछे सैनिक कितने होंगे, ये हमने पुराने वीडियोस में देखा हुआ है, वहां से आप रेफर कर सकते हो। इस क्लास का पर्पज ये कि एग्जाम टाइम पे आपको पूरा चैप्टर एक जगह मिल जाए। और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है इस चैप्टर के बाद, इस क्लास के बाद में भी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट को भी हम रिजॉल्व कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका लेते हैं, एक बार आप ट्राई करो इसको। क्वेश्चन आपका बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक आपका खेल का मैदान है जो कि गोल है, वृत्ताकार है। एक जगह से सोनिया दौड़ना स्टार्ट करती है, सोनिया दौड़ के वापस उसी जगह पर 18 मिनट में आ जाती है। रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, वो वापस दौड़ के वहां पे 12 मिनट में आ जाता है। सवाल ये पूछना चाह रहा है कि एक बार जब उन्होंने एक ही साथ दौड़ना स्टार्ट किया, एक ही समय पे भागे, एक ही तरफ भागे, तो दोबारा कब मिलेंगे। तो हमको ये बोलना चाह रहा है कि ये 18 है, ये 12 है। इसके जब आप ऊपर की तरफ जाओगे, तो ऊपर की तरफ जाने पर वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका इन दोनों में भाग चला जाता हो। समझे, ये 18 मिनट दौड़ रहा है, ये 12 मिनट दौड़ रहा है, ये दौड़ते दौड़ते चलेंगे, तो ऊपर की तरफ जब पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिलना मतलब वह संख्या जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा, वो आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप पुराना वाला वीडियो रेफर कर सकते हैं। इनका एलसीएम होगा, अभाज्य गुणनखंड करो इसका, 9 दूनी 18, 2 दूनी 3 की पावर 2। जैसे अभाज्य गुणनखंड करना है आप कर लेना, निकल जाएगा आपका। 12 होता है 4 गुणा 3, मतलब 2 की घात 2 और 3। ठीक है, तो एलसीएम क्या होगा, दोनों संख्याओं से संबंधित सभी गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 की बड़ी घात, या 2 की घात 1 है या 2 की घात 2 है, तो निकलेगा 2 की घात 2। या 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, यहाँ निकलेगा 3 की घात 2। ये हो गया 4 गुणा 9 बराबर 9 चौकू 36 मिनट। मतलब जब वो एक बार दौड़ना स्टार्ट करेंगे, सोनी आपकी 18 मिनट लेगी, रवि आपका 12 मिनट लेगा, तो 36 मिनट बाद वो वापस जाके प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएंगे। और अगर वो दौड़ना जारी रखेंगे तो हर 36 मिनट बाद वापस वो मिलेंगे। ठीक है, एक ये प्रमेय हमने देखी थी। इस प्रमेय का उपयोग हम बेसिकली करते हैं संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने में। इस प्रमेय का मतलब यह है कि कोई अभाज्य संख्या मानो पी है, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या मानो पी है,
इस संख्या का भाग किसी संख्या के वर्ग में जाता है तो p का भाग a में भी जाएगा। मतलब कोई संख्या a है, उसका वर्ग करूंगा a स्क्वायर आएगा। a स्क्वायर के अंदर अगर p का भाग जाता है, और p क्या है मेरा, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर a स्क्वायर के वर्ग में मेरा p का भाग जा रहा है तो a में भी p का भाग जाएगा। मतलब क्या हुआ, मानो मैंने संख्या a बराबर 10 ले लिया तो a स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, अगर और p को मैंने मान लिया 2, तो अगर 100 में 2 का भाग जा रहा है, मतलब यहां अगर 50 आ रहा है तो 10 के अंदर भी 2 का भाग जाएगा, यहाँ भी पूरा पूरा भाग जाएगा। और अगर ए स्क्वायर में नहीं जा रहा है तो ए में भी नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं ए को मान लूं, ए इक्वल्स टू मान लूं मैं 3, तो ए स्क्वायर कितना होगा, 9। और ए का मान मैंने माना 2, तो ए स्क्वायर बटे 2, मतलब 9/2 भाग नहीं जाएगा, तो 3 के अंदर भी 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपकी प्रमेय। इस प्रमेय का बेसिक उपयोग आपके ये है कि इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने में हमारे काम आती है। ऐसे आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक अंडर रूट 2 है, एक अंडर रूट 3 है, एक अंडर रूट 5 है। तीनों को सिद्ध करने का तरीका एक ही है। इसकी डिटेल लैंग्वेज मैंने वीडियो में लिखाई हुई है लास्ट वीडियो में, तो लैंग्वेज में आपको वहां से लिख लेनी है। एक बार मैं बस आपको इसको रिवाइज करा देता हूं कि अगर आपको याद होगा तो अपरिमेय संख्याओं की खोज की थी एक दार्शनिक थे हमारे हिपोक्स करके। हिपोक्स ने इस दुनिया को सबसे पहली बार ये बताया था कि अंडर रूट 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और दुर्भाग्य से ऐसा माना जाता है कि उसको इसको अपरिमेय बताने के चक्कर में उस टाइम के जो विद्वान लोग थे, उस टाइम के जो राजा थे, उन्होंने उसको सजा दी और उसकी मृत्यु का कारण यही बना कि उसने इनको अंडर रूट 2 को अपरिमेय सिद्ध कर दिया। जो प्रोसेस उसने फॉलो किया था हिपोक्स ने उस टाइम पे, वही प्रोसेस आज हम फॉलो करते हैं। हम इसको क्या उल्टा लेके चलते हैं, इसको प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन करते हैं या विरोधा युक्ति से हम इसको इसकी उत्पत्ति करते हैं। मतलब पहले हम यह मानते हैं कि जो संख्या दे रखी है वो एक परिमेय संख्या है, उसको परिमेय संख्या मानते हुए उस पर कैलकुलेशन हम करना स्टार्ट करेंगे। जब आप कैलकुलेशन इस करना स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाएगी कि जो आप पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे थे वो उसी का विरोध करने लग जाएगा। अगर ऐसा विरोध करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमने स्टार्टिंग में जो माना था कि ये संख्या एक परिमेय संख्या है, शायद वही हमने गलत माना है। और अगर वो संख्या परिमेय नहीं है तो इस संख्या को अपरिमेय होना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले आपने मान लिया। अगर कोई संख्या परिमेय है तो क्या मैं उसे p/q के रूप में लिख सकता हूं? अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, जहां पे q का मान 0 नहीं होगा। अब हम यह भी मान लेते हैं कि p और q में कोई ना कोई आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है जो कटता होगा। तो जो कट रहा है उसको काट दो और इसको ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिख दो जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं असहभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उनको हम बोलते हैं असहभाज्य संख्या। मतलब अब उनमें काटने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके बाद उनको सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे आपका आ जाएगा 3/4 या आपका 5/7। 3 और 4 के बीच में एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। 5 और 7 के बीच में एक के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो 5 और 7 आपस में असहभाज्य संख्या है। या आप ले सकते हो 9/8, आपस में कुछ कॉमन नहीं है। 9 और 8 आपस में कैसे है, बाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब इसको अगर मैं हल करूं तो a बराबर आएगा वर्गमूल 2 गुणा b। दोनों तरफ मैंने वर्ग कर दिया। क्या किया, ठीक है, ये मैंने वर्ग कर दिया। वर्ग करने का मतलब क्या मिला, मुझे मिला a² बटे 2 बराबर b²। ठीक है, इस स्टेप से मुझे क्या समझ में आता है, ये देखो, b अगर एक पूर्णांक है
तो बी स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। मतलब एक संख्या है ए स्क्वायर, इसमें जब मैं 2 का भाग दे रहा हूं तो मुझे एक पूर्णांक मिल रहा है। ऐसा कब होता है? जैसे मानो मैं 100 में 2 का भाग दे रहा हूं तो मुझे 50 मिल रहा है। 50 एक पूर्णांक है और आपका शेषफल 0 मिल रहा है। मतलब इस ए स्क्वायर के अंदर इस 2 का भाग जा रहा है। ए स्क्वायर में 2 का भाग देने पर अगर मुझे पूर्णांक मिला, मतलब ए स्क्वायर को 2 पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपके सामने? वो यह हुआ इस स्टेप का कि 2 विभाजित करता है ए स्क्वायर को। ठीक है, अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 विभाजित करेगा ए को भी। करेक्ट है, अगर 2 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि पुरानी प्रमेय में हमने देखा था। ठीक है, अगर 2 ए को विभाजित कर रहा है तो ए में मैंने 2 का भाग दिया तो कोई ना कोई पूर्णांक मुझे मिलना चाहिए। ऐसे ही होता है ना, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देने का मतलब क्या है? पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल 0 बचेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। मतलब अगर ए में 2 का भाग जा रहा है तो ए में मैं 2 का भाग दूंगा तो मुझे एक पूर्णांक मिलेगा, माना वह सी है। तो यहां मुझे क्या मिल गया? ए बराबर 2c मिल गया। जब इस ए का मान मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ, इस ए का मान जब मैं यहाँ पे लाके रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2c का वर्ग बराबर 2b का वर्ग। इसको 4c² क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? ठीक है, 2 से 2 काट दो तो 2c² बराबर b² आ गया, और c² बराबर क्या हो गया? b² बटे 2 हो गया। करेक्ट? तो क्या हो गया? तो c² का मान क्या हो गया? ये हो गया b² बटे 2। मतलब b² में 2 का भाग देने पर भी एक पूर्णांक मिल रहा है, मतलब 2b को भी विभाजित कर रहा है। तो 2 अगर 2b² को भी विभाजित कर रहा है, और अगर 2b² को विभाजित कर रहा है तो 2 आपका b को भी विभाजित करेगा। इस स्टेप से मैं क्या प्रूव कर सकता हूं कि 2, ठीक है, यहां मैंने निकाला था कि 2 का भाग ए में जा रहा है, यहां मैंने निकाला कि 2 का भाग बी में जा रहा है, और मैं मान के क्या चला था कि ए और बी दोनों असहभाज्य हैं, मतलब ए और बी में तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पर मुझे क्या मिला कि ए और बी के अंदर कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये विरोधाभास उत्पन्न हो गया कि ए और बी को मैं असहभाज्य मान कर चला था, पर कैलकुलेशन बोल रही है कि वो तो असहभाज्य नहीं है, आपस में भाज्य हैं। ये विरोधाभास उत्पन्न होने का कारण क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपने मान ही गलत लिया है, आप गलत अगर मान के चलोगे तो रिजल्ट आपके गलत ही आएंगे। इसलिए बाद में यह माना गया कि यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या होगी। सेम प्रोसेस से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको भी सॉल्व कर सकते हो। जहां जहां आपका 2 आ रहा है वहां वहां आपका 3 आ जाएगा, और वहां वहां आपका 5 आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसका हम और सॉल्व करते हैं, इसको एक बार आप देखो। सेम प्रोसेस है, इसको भी सबसे पहले मैं परिमेय मानूंगा तो ए बटा बी के रूप में आएगी, और बी आपका 0 के बराबर नहीं है। करेक्ट है, ये हम जानते ही हैं कि आपका √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम पहले ही इसको सिद्ध कर चुके हैं। तो √5 को एक तरफ रख लो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो। आप यहां तक आ गए? अब देखो, ए आपका परिमेय है, बी आपका परिमेय है, तो ए बटा बी भी परिमेय होगा। बी का मान 0 नहीं है। एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या घटाऊंगा तो भी एक परिमेय संख्या मिलेगी। और अगर ये पूरी संख्या मुझे परिमेय मिल गई है, यह पूरी संख्या अगर मुझे परिमेय मिल गई है, तो इस परिमेय संख्या में अगर मैं 2 का भाग दूंगा
तब भी मुझे एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो अगर ये पूरा का पूरा परिमेय है तो √5 को भी परिमेय होना पड़ेगा, पर ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि √2, √3, √5 तो अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इस विरोधाभास का कारण क्या है? जो आपने स्टार्टिंग में माना है कि ये परिमेय संख्या है, अतः ये संख्या अपरिमेय संख्या है, मतलब 3 + 2 √5 जो है आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा ये लास्ट एक्सरसाइज थी, इसके अंदर हमने 3 थ्योरम्स को बेसिकली पढ़ा था। तीनों थ्योरम्स का जो क्रक्स है वो आपको बताता हूँ, सार क्या है कि हम ये जानते हैं कि जब हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करने जाते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो तरह से होता है। या तो प्रसार एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा जिसको हम शांत प्रसार बोलते हैं, या फिर प्रसार आपका एक पॉइंट पे रुकेगा नहीं पर अपने आप को वापस रिपीट करने लगेगा, मतलब अशांत आवृत्ति होगा। यह प्रमेय यह बताती है कि किसी भी संख्या का अगर प्रसार शांत है, मतलब किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है, उसको जब मैं p/q के रूप में बदलने जाऊंगा तो q हमेशा मेरा 2 की पावर n और 5 की पावर n का होगा। मतलब किसी संख्या का दशमलव प्रसार मुझे दिया हुआ है, उसको मैं p/q के रूप में बदलने जाऊंगा तो q जो मुझे मिलेगा वो हमेशा 2 और 5 की शक्ल का ही मिलेगा। या तो 2 के गुणज होंगे, या 5 के गुणज होंगे, या 2 और 5 दोनों के गुणज होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ जो आपकी नेक्स्ट प्रमेय है वो यह बोलती है कि अगर आपको कोई संख्या p/q के रूप में दी हुई है और q के अंदर 2 और 5 की शक्ल की टर्म दी हुई है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर आपको संख्या p/q के रूप में दी हुई है, p q दोनों असहभाज्य हैं, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इसमें असहभाज्य होने की, तथा परिमेय संख्या ऐसी है कि q हमेशा 2 की पावर 5 और 5 की पावर n का है, मतलब q 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ है, तो उसका दशमलव प्रसार आप करने जाओगे तो आपको शांत दशमलव प्रसार ही मिलेगा। तो ये आपका दोनों तरफ से है, आप इसको इधर से भी जाओगे तब भी आपको ऐसे मिलेगा और यूं आओगे तब भी ऐसे मिलेगा। मतलब अगर शांत प्रसार है, परिमेय में बदलोगे तो q 2 की और 5 की शक्ल का मिलेगा। परिमेय संख्या आपको p/q के रूप में दे रखा है, q 2 और 5 की शक्ल का है, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। थर्ड प्रमेय आपकी ये बोलती है कि अगर किसी संख्या को मैं p/q के रूप में लिख रहा हूं और q जो है मेरा उसमें 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा थर्ड ये बोलता है मेरे को कि अगर मैं किसी संख्या को p/q के रूप में लिख रहा हूं और q में 2 और 5 के अलावा कुछ और चीज भी है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। या किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो उसका जब p/q के रूप में लिखूंगा तो q में 2 और 5 के अलावा कोई और चीज भी मिलेगी। मतलब अगर संख्या ऐसी है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? 1/10, 1/2 × 5। अगर शांत प्रसार वाली संख्या को p/q के रूप में लेके जाऊंगा तो नीचे 2 या 5 ही मिलेगा। अगर संख्या ऐसी है जिसमें नीचे 2 या इस तरह से ही है, या 2 को ही ले लो, या संख्या ऐसी है जिसमें नीचे 2 है या 5 है, या 2 या 5 दोनों ही हैं, उनको दशमलव में अगर मैं बदलूंगा तो उसका प्रसार शांति होगा। अगर संख्या ऐसी है कि जिसमें नीचे 2 और 5 के अलावा कुछ और है, 2 या 5 हो सकते हैं पर उसके अलावा कोई और अंक भी लिखा हुआ है, जैसे आपका 1/3 है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत आवृत्ति होगा। ये 3 प्रमेय बोलना चाहती हैं, ये आपकी तीनों प्रमेय। ठीक है, इस पे बेस हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं आपके। हमको ये बताना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति हैं। हमें संख्या दे रखी है, संख्या देने के बाद आपको दशमलव प्रसार नहीं निकालना है, संख्या को देखना है और ये बताना है ये शांत है या अशांत है। तो सबसे पहला काम आप करते हैं कि ऊपर नीचे जो संख्या दी हुई है
उनका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर नीचे जो संख्या दी हुई है उनकी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 13 का तो क्या होगा, 13 गुणा 1, और 3125 का क्या होगा, 5 से दिया तो आपका 625, फिर 5 से दिया तो 125, 5 से दिया तो 25, 5 से दिया 5, 1 2 3 4 5, ये है 5 की पावर 5। तो P बटा Q के रूप में जो Q लिखा हुआ है, या तो उसमें 2 है या 5 है या दोनों है, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है 29/343 दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 29 गुणा 1, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, और 343 होता है 7 का घन। इसमें हम बोल सकते हैं नीचे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या दे रखी है, तो इसका प्रसार होगा अशांत आवर्ती। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्याएं परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की हो तो Q का, अच्छा मतलब कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं, आपको बताना है कि परिमेय है या नहीं है। अगर परिमेय है तो उनका जो P बटा Q के रूप में जब कन्वर्ट करोगे तो Q कैसा आएगा, और अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय बताना है। तो देखो, सबसे पहले वो संख्या ढूंढो जिसका प्रसार ना तो शांत है ना अशांत आवृत्ति है, मतलब रुक भी नहीं रहा है रिपीट भी नहीं कर रहा है, ये संख्या हो गई। ना रुक रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो ये आप तो हो गई अपरिमेय। परफेक्ट। ये वाली संख्या देखो, इसका प्रसार है शांत, शांत प्रसार है तो होगा परिमेय। ठीक है। प्रसार अगर शांत है तो क्यू में होगा, प्रसार अगर शांत है तो क्यू जो बनेगा P बटा Q के रूप में लिखने पे, उसमें या तो 2 की घात आएंगी या 5 की घात आएंगी या दोनों की घात आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका प्रसार है अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवृत्ति इसका प्रसार है। तो इसको जब P बटा Q के रूप में लिखूंगा तो Q में कम से कम एक संख्या होगी, ज्यादा भी हो सकती है, अशांत आवृत्ति प्रसार है तो Q के अंदर 2 और 5 के अलावा कम से कम एक संख्या पाई जाएगी, अदरवाइज उसको अशांत आवृत्ति नहीं हो सकता। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का कंप्लीट रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ चीज़ अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं। इस क्लास के बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना, उस डाउट को हम देख के अगर वो अच्छी खासी वॉल्यूम में अगर आते हैं डाउट तो उनको अलग से क्लास कंडक्ट करेंगे या फिर आपको वहीं रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ में।